नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली है उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस क्लास को बनाया जा रहा है। निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखो, गोटुल पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है गोटुल पाया जाता है। ऑप्शन है ए है गदबा, बी है हलबा, सी है मुरिया और डी है आपका पंडो। तो बताना है कि गोटुल कहाँ पाया जाता है। 4 जनजाति के नाम दिए गए हैं और इस जनजाति के पढ़कर आपको बताना है कि गोटुल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मुरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मुरिया। ठीक है, तो गोटुल कहाँ पाया जाता है जी? आपका मुरिया में पाया जाता है। और याद रखना, इस मुरिया को आपका मुड़िया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मुड़िया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका मुरिया या मुड़िया जनजाति है, ये बस्तर संभाग के बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति है। बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति है, ये आपको याद रखना है। बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और यही आपका मुड़िया जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति माना जाता है। सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति, याद करिएगा। सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपका मुरिया या मुड़िया जनजाति है। ठीक है, अब देखो, ये जो आपका जो गोटुल दिया गया है, ये आपका मुरिया जनजाति का क्या है? युवा गृह है। क्या है? युवा गृह। ठीक है, ये जो गोटुल दिया गया है ये आपका मुरिया जनजाति का युवा गृह है जी, है ना। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये युवा गृह किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। युवा गृह किसे कहते हैं? तो युवा गृह वह गृह स्थल होता है। युवा गृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, अपने धर्म और अपने संस्कृति, से संबंधित क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी को बोला जाता है जी आपका युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये युवा गृह से आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आखिर युवा गृह किसे कहते हैं? तो मैंने क्या बोला कि युवा गृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो अच्छे से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है कि गोटुल पाया जाता है, तो गोटुल आपका मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। और ये आपका जो गोटुल है ये मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम है। और युवा गृह किसे कहते हैं? तो युवा गृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोग को मुड़िया जनजाति के बारे में बताया कि ये बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति है और ये हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। साथ ही साथ याद रखना कि कौन कौन सा जनजाति के युवा गृह का नाम और क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ विभिन्न जनजातियों के युवा गृह का नाम। अगर आपसे पूछेगा कि मुरिया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो आपको बताना है गोटुल। क्या बताना है? गोटुल बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा उराव जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तब आपको बताना है धुमकुरिया। क्या बताना है जी? धुमकुरिया। उराव का हो जाएगा आपका धुमकुरिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पर्जा जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो पर्जा जनजाति के युवा गृह का नाम हो जाएगा आपका धागा बक्सर। क्या हो जाएगा जी? आपका धागा बक्सर। अगर आपसे पूछेगा भुइयां जनजाति के युवा गृह का नाम, तब आपको बताना है रंगबंग। क्या हो जाएगा आपका? रंगबंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा भारिया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तब आपको बताना है भारिया जनजाति के युवा गृह का नाम हो जाएगा आपका घसरवासा। क्या हो जाएगा जी? आपका घसरवासा। सभी बातों को आपको याद रखना है। इस टॉपिक से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे आता है, एक तरफ जनजाति के नाम दिया जाएगा और एक तरफ युवा गृह का नाम दिया जाएगा और आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है करके, है ना। तो याद रखिएगा, जो मुड़िया जनजाति है उसके युवा गृह का नाम गोटुल है, उराव जनजाति के युवा गृह का नाम धुमकुरिया है, पर्जा जनजाति के युवा गृह का नाम धागा बक्सर है, भुइयां जनजाति के युवा गृह का नाम रंगबंग है और भारिया जनजाति के युवा गृह का नाम आपका घसरवासा है। सभी बातों को याद रखिएगा। तो गोटुल कौन सा जनजाति में पाया जाता है? आपका मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। ये गोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम है। युवा गृह किसे कहते हैं? तो युवा गृह एक गृह स्थल होता है जहाँ युवक युवतियाँ अपने समाज, धर्म, संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से जनजाति की कौन कौन से युवा गृह है मैंने बता दिया। मुड़िया का गोटुल, उराव का धुमकुरिया, पर्जा का धागा बक्सर, भुइयां का रंगबंग, भारिया का आपको घसरवासा। अच्छे से इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखियो,
युवागृह गोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है? देखो ऑप्शन है केवरा, बालीफुल, बेलोसा और मोटियारिन। अच्छा प्रश्न है ये भी। युवागृह गोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है? अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया युवागृह के बारे में। युवागृह के बारे में मैंने क्या बताया कि युवागृह वह गृह स्थल होता है जहां जनजाति युवक एवं युवतियां अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, ये युवागृह हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि मुरिया, इसी मुरिया जनजाति को आपका मुड़िया जनजाति के नाम से भी जानते हैं, और इसी मुड़िया या मुड़िया जनजाति का युवागृह क्या है तो आपका गोटुल है। क्या है? गोटुल है ना। क्या है? गोटुल, या लिख दे रहा हूँ ये घोटुल। ठीक है, इसी जनजाति के युवागृह का नाम क्या आपका गोटुल है। और इसी गोटुल में जो आपका युवक लोग भाग लेते हैं, जो युवक लोग भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जी? चेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेलिक बोलते हैं। और जो युवती लोग जो भाग लेते हैं ना, युवती लोग, उसे क्या बोला जाता है? मुटियारिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुटियारिन। मैंने क्या बोला कि इस युवा गृह में जो युवक लोग भाग लेते हैं उन्हें चेलिक कहा जाता है, और जो युवती लोग भाग लेती है ना जी, उन्हें मुटियारिन कहा जाता है। और युवकों के प्रमुखों को, युवकों के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मतलब देखो, जो युवक लोग भाग लेते हैं लेकिन उनका भी कोई हेड होता है, तो उन्हीं युवक के प्रमुख को क्या बोला जाता है आपका? उसी को बोला जाता है आपका, याद रखिएगा, सिरेदार। क्या बोलते हैं? सिरेदार। सिरेदार बोला जाता है। और आपका युवतियों के प्रमुख को बोला जाता है जी आपका बेलोसा। क्या बोला जाता है? बेलोसा। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुड़िया या मुड़िया जनजाति के युवागृह का नाम घोटुल है ना। और इस युवागृह में जो युवक लोग भाग लेते हैं उन्हें चेलिक कहा जाता है, और जो युवती लोग भाग लेते हैं ना उन्हें मुटियारिन कहा जाता है। और युवकों के जो प्रमुख होता है, हेड होता है युवक का, उनको बोला जाता है आपका सिरेदार, और युवतियों के जो हेड होता है उन्हें बोला जाता है बेलोसा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि युवागृह गोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है? मतलब युवतियों की प्रमुख कौन होती है, हेड कौन होती है? केवरा, केवरा तो नहीं है, बालीफुल भी नहीं है, बेलोसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलोसा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही है। ठीक है, वैसे एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में बताया था उराव जनजाति। उराव जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? धुमकुरिया। ठीक है, उराव जनजाति के युवागृह का नाम धुमकुरिया है। तो इस धुमकुरिया में जो युवक लोग भाग लेते हैं, युवक लोग, उन्हें क्या बोला जाता है आपका? उन्हें बोला जाता है जी आपका धांगर। धांगर है ना। और जो युवती लोग भाग लेते हैं, युवती लोग भाग लेते हैं उन्हें धांगरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धांगरीन। और युवकों के प्रमुख को बोला जाता है धांगर महतो। क्या बोलते हैं? धांगर महतो। युवकों के प्रमुख को धांगर महतो बोलते हैं, और युवतियों के प्रमुख को वारकी धांगरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वारकी धांगरिन। ये सभी चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखो अभी फिलहाल तो ये पूछा है कि युवागृह गोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है, तो आपको पता चल गया इसका आंसर बेलोसा है। तो कल के डेट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि युवागृह धुमकुरिया के युवती आपका युवतियों के प्रमुख कौन होती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तब आपको बताना है वारकी धांगरे, है ना। तो उराव जनजाति के युवागृह का नाम धुमकुरिया है, और उसमें जो युवक लोग भाग लेते हैं उन्हें धांगर कहते हैं, और युवकों के प्रमुख को धांगर महतो कहा जाता है। वैसे ही जो आपका उराव जनजाति के युवागृह आपका धुमकुरिया में जो युवती लोग भाग लेती हैं उन्हें धांगरिन कहते हैं, और युवतियों के प्रमुख को आपको वारकी धांगरिन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ मैंने बताया कि कौन कौन से जनजाति के युवागृह को किस किस नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका मुड़िया या मुड़िया का गोटुल हो जाएगा, है ना। उराव का हो जाएगा आपका धुमकुरिया। उराव का क्या होगा जी आपका धुमकुरिया, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा प्रजा जनजाति के युवागृह का नाम आपको बताना है धागा बक्सर। क्या हो जाएगा? धागा बक्सर। अगर आपसे पूछता है भुइयाँ, तो भुइयाँ जनजाति के युवागृह का नाम आपको क्या बताना है? रंगबंग। क्या बताना है? रंगबंग, है ना। अगर आपसे पूछता है भारिया, तो भारिया जनजाति के युवागृह का नाम क्या हो जाएगा आपको? घसरवाशा। क्या हो जाएगा? घसरवाशा। अगर आपसे पूछता है बिरहोर जनजाति के युवागृह का नाम क्या है, तो बिरहोर जनजाति के युवागृह का नाम है आपको गीतियोना। क्या हो जाएगा? गीतियोना। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से जनजाति में युवागृह को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुड़िया जनजाति में गोटुल, उराव जनजाति में धुमकुरिया, प्रजा जनजाति में धागा बक्सर, भुइयाँ जनजाति में आपका रंगबंग, भारिया में आपका घसरवासा, बिरहोर में आपका गीतियोना। ये सब आपका युवागृह का नाम है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के गोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा है। ऑप्शन है एडमंड ब्लंट, दूसरा है ई.टी. डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है वेरियर एल्विन, और चौथा ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ। बताना है कि किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के गोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका वेरियर एल्विन। क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन। ठीक है,
वेरियर एल्विन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेरियर एल्विन ने 4 प्रमुख पुस्तकें लिखी है, जनजातियों पर इन्होंने 4 प्रमुख पुस्तक लिखी है, ठीक है, जनजातियों पर इन्होंने 4 प्रमुख पुस्तक लिखी हैं। अब वो 4 प्रमुख पुस्तक कौन कौन से हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। वेरियर एल्विन ने क्या किया, बीए किया, क्या किया, बीए करने के बाद ये क्या बन गया, जीएम बन गया। जीएम से जनरल मैनेजर याद कर सकते हो। वेरियर एल्विन ने बीए किया, बीए करने के बाद ये आपका जीएम बन गया। तो बी से आपको याद रखना है बैगास, बी से क्या याद रखना है जी, बैगास। ए से आपको याद रखना है अगरिया, ए से क्या याद रखना है, अगरिया, ठीक है। जी से क्या याद रखना है, गौर, जी से आपको याद रखना है गौर। और एम से याद रखना है मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटुल, मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये ठीक है। अब इन सभी के सामने आपको क्या जोड़ देना है, द जोड़ देना है, द बैगास, द अगरिया, द गौर, उसके बाद द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है। तो ये चारों जो प्रमुख जनजातियों के पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। हमारा क्वेश्चन था कि किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा है। इसका सही आंसर वेरियर एल्विन, इन्होंने पुस्तक लिखा है मुड़िया एंड देयर घोटुल। देखो इसके साथ साथ इन्होंने 3 और प्रमुख पुस्तक लिखे हैं, द बैगास, द गौर, द अगरिया। याद कैसे करोगे, वेरियर एल्विन ने बीए किया और जीएम बन गया, तो बी से आपको याद रखना है बैगास, ए से आपको याद रखना है अगरिया, जी से आपको याद रखना है गौर, और एम से याद रखना है आपको मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है। आगे समझ में, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर वेरियर एल्विन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है। अभी जस्ट मैंने बताया नगेशिया, कमार, उराव और भैना। युवा गृह एक गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, धर्म और संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। तो धूमकुरिया की इस जनजाति के युवा गृह का नाम है आपका उराव, ठीक है। उराव जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है जी, आपका धूमकुरिया हो जाएगा। बताया था आप लोग को इससे पहले 2 क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। उराव जनजाति के युवा गृह का नाम आपका धूमकुरिया है। वही पूछेगा मुड़िया या मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो आपको बताना है गोटुल। क्या है आपका, गोटुल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा परजा जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो आपको बताना है धागा बक्सर। क्या हो जाएगा, धागा बक्सर। अगर आपसे पूछता है कि भुइयां जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तब आपको बताना है भुइयां जनजाति के युवा गृह का नाम है रंगबंग, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जी भारिया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तब आपको बताना है घसरवासा। क्या, घसरवासा। और अगर आपसे पूछता है बिरहोर जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, तो आपको बताना है गितियोना। क्या हो जाएगा, गितियोना। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि धूमकुरिया की जनजाति का युवा गृह है, इस क्वेश्चन का सही आंसर उराव हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको गोटुल किसका है, धागा बक्सर किसका है, रंगबंग किसका है, घसरवासा किसका है, गितियोना किसका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरफ जनजाति के नाम देता है, एक तरफ युवा गृह का नाम देता है, और आपको मैच करने के लिए बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप लोग करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा उराव हो जाएगा। और उराव जनजाति के बारे में पता होगा, ये जो उराव जनजाति है ना, हमारे सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। उराव जनजाति के लोग सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। इसके बोली का नाम कुडुक है। और उराव जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। जब साल के वृक्ष में नया फूल जब खिल जाता है ना, तब खुशी जाहिर करने के लिए वो लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल इसके पर्व का नाम है, सरहुल इसके गीत का नाम है, सरहुल इसके नृत्य का भी नाम है, ठीक है। मतलब सरहुल पर्व बनाते हुए सरहुल गीत गाते हैं, सरहुल गीत गाते हुए सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते, देखो छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित है, घोटुल, धुमकुरिया, पासोतुर और औरतों। बताना है छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित है, मतलब आपको युवा गृह के नाम को आपको बताना है। देखो घोटुल और धुमकुरिया भी मैंने बताया हुआ है आप लोग को, ठीक है। घोटुल और धुमकुरिया ये दोनों तो आपका युवा गृह का नाम है। घोटुल आपका मुड़िया या मुड़िया जनजाति का है ना, मुड़िया या मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम है, ठीक है। और धुमकुरिया आपका उराव जनजाति का युवा गृह का नाम है, ठीक है जी। ये दोनों तो हमारा युवा गृह है। जबकि पासोतुर ये विवाह की एक प्रणाली है, ठीक है। ये विवाह की एक पद्धति है, विवाह की पद्धति है, ये आपको ध्यान रखना है। और औरतों भी क्या है जी, आपका विवाह की एक पद्धति है। औरतों भी आपका क्या है, विवाह की पद्धति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो पासोतुर विवाह है, पासोतुर विवाह को आपका अपहरण विवाह के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पासोतुर विवाह को आपका किस विवाह के नाम से जानते हैं, अपहरण विवाह। किस नाम से, अपहरण विवाह के नाम से जानते हैं। और ये जो पासोतुर विवाह है, ये कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो जो पासोतुर विवाह है ना, ये आपका गोड़ जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, गोड़ जनजाति में। पासोतुर विवाह में क्या होता है कि गोड़ जनजाति के जो युवक है, अगर युवती का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेते हैं ना,
तो इसी विवाह को पायसोत्तरी या अपहरण विवाह बोलते हैं। एक बार सुनिएगा, जो पायसोत्तरी विवाह में होता क्या है, इसमें गौड़ जनजाति के जो युवक लोग होते हैं वो युवतियों का जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो इसी को पायसोत्तरी या अपहरण विवाह बोलते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद औरतों विवाह। औरतों विवाह किसे कहा जाता है? औरतों विवाह किसे बोलते हैं? विधवा पुनर्विवाह को। किसको? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? आपका औरतों विवाह के नाम से जानते हैं। और इसी विधवा पुनर्विवाह का विधवा पुनर्विवाह का और कौन कौन सा अन्य नाम है याद करना है आप लोग को। विधवा पुनर्विवाह को आपका चूड़ी पहनावा, चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से भी जानते हैं। विधवा पुनर्विवाह को आपका हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी हमने देखा औरतों विवाह, औरतों विवाह, तो ये सब आपका विधवा पुनर्विवाह के अन्य नाम है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए आ और ब, मतलब घोटुल और धूमपुरिया युवागरी का नाम है। बाकी आपको पायसोत्तुर और औरतों ये तो विवाह पद्धति है। ठीक है, पायसोत्तुर का अन्य नाम क्या आपको? अपहरण विवाह। और औरतों विवाह का अन्य नाम क्या क्या है आपका? चूड़ी पहनावा, हल्दी पानी, है ना, ये आपका औरतों विवाह अर्थात विधवा पुनर्विवाह का अन्य नाम है, आपको याद रखना है जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर अ और ब हो जाएगा, अ और ब, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? उरांव, बिरहोर, गोंड और कंवर। अब मैं आप लोग को विवाह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जनजाति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाह, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखो, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? उरांव में, बिरहोर में, गोंड में या कंवर में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गोंड में। किसमें? गोंड में। ठीक है, अब देखो कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं बता रहा हूँ। लमसेना विवाह को और किस किस नाम से जानते हैं? लमसेना विवाह को आपका सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी लमसेना विवाह को घरजन विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका घरजिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लमसेना विवाह को आपका सेवा विवाह भी बोलते हैं, घरजन विवाह भी बोलते हैं और घरजिया विवाह भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लमसेना विवाह को आपका घरजन विवाह कौन से जनजाति में कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में। कंवर जनजाति में आपका लमसेना विवाह को घरजन विवाह बोलते हैं और आपका बिंझवार जनजाति में, कौन सी जनजाति में? बिंझवार जनजाति में घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कौन से जनजाति में आपका सेवा विवाह को घरजन विवाह के नाम से जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कंवर जनजाति में बोला जाता है। कौन से जनजाति में सेवा विवाह को आपका घरजिया विवाह के नाम से जानते हैं? तो आपको बिंझवार जनजाति में। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जी। और जो लमसेना विवाह आपका लमसेना विवाह किस जनजाति में कहा जाता है सेवा विवाह को? तो आपको गोंड जनजाति में और बैगा जनजाति में। गोंड और बैगा जनजाति में ना जो सेवा विवाह होता है इसी को आपका लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये सेवा विवाह होता क्या है? ये जितना भी मैं नाम बता रहा हूँ, लमसेना विवाह, घरजन विवाह, घरजिया विवाह, ये सब सेवा विवाह का ही अन्य नाम है। अब आखिर ये सेवा विवाह होता क्या है? तो सेवा विवाह में क्या होता है? देखो, जनजातियों में एक प्रथा प्रचलित है जी। क्या प्रथा प्रचलित है? देखो, जनजातियों में अगर एक युवक और युवती का विवाह होता है तो युवक को युवती को वधू मूल्य देना पड़ता है। जैसे हमारे साइड में क्या होता है, अगर एक लड़के और लड़की का विवाह होता है तो लड़की पक्ष वाले लड़कों को कुछ उपहार देते हैं, है ना। लेकिन जनजातियों में उल्टा होता है। जनजातियों में क्या होता है, लड़के वालों को लड़कियों को उपहार देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर सपोज कोई लड़का है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो थोड़ा गरीब है लेकिन उसको विवाह करना है तो रस्म भी तो निभाना पड़ेगा ना, उसको वधू मूल्य देना पड़ेगा तभी तो विवाह होगा। तो अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो क्या करेगा, वो अपने होने वाले ससुर के घर में जाकर उनके घर वालों की सेवा करता है। और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपने होने वाले ससुर की इनकम को वृद्धि करने की वो कोशिश करता है। अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है तो फिर लड़के और लड़की का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सेवा विवाह। नाम तो समझ में आ रहा है, सेवा विवाह मतलब क्या होता है, जो लड़का है ना अपने होने वाले ससुर के घर में जाकर उनकी सेवा करेगा, है ना। उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, उनके इनकम में वृद्धि करने की वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। अगर इस चीज़ में वो कामयाब होता है तो लड़के और लड़की का विवाह करा दिया जाता है। इसी को सेवा विवाह बोलते हैं। इसी को आपका लमसेना, घरजन या घरजिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया। और देखो, ऐसा लड़का जो लड़की के घर में जाकर उनके घर वालों की सेवा करता है, ऐसे लड़कों को लामानोई बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लड़के जो आपका लड़की के घर में जाकर उनके घर वालों की सेवा करता है उन्हें क्या बोला जाता है जी, आपको लामानोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लामानोई। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो सेवा विवाह का अन्य नाम क्या क्या है आपका, लमसेना विवाह हो जाएगा,
घरजन विवाह हो जाएगा, घरजिया विवाह हो जाएगा। ठीक है, ये सेवा विवाह का अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है। ये सभी एक ही विवाह के नाम है ना, सेवा विवाह के ही नाम है, लमसेना विवाह, घरजन विवाह या घरजिया विवाह। आगे समझ में सबको। तो अगर लड़का वधू मूल्य नहीं चुका पा रहा है तो लड़की के घर में जाएगा और उसके परिवार वालों की सेवा करेगा। उसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि अपने होने वाले ससुर के इनकम में वो वृद्धि करने की कोशिश करेगा। अगर इस चीज़ में वो कामयाब हो जाता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सेवा विवाह, इसी को लमसेना विवाह, इसी को घरजन विवाह और इसी को घरजिया विवाह के नाम से आपको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखो, गुरावट क्या है? गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह या विनिमय विवाह। बताना है कि गुरावट क्या है। तो ये गुरावट भी क्या है, जब आपका विवाह का एक प्रकार है। गुरावट भी क्या है आपका विवाह का एक प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरावट विवाह को और किस नाम से जानते हैं? विनिमय विवाह। किस नाम से? विनिमय विवाह, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ नाम। ये जो आपको गुरावट विवाह है, गुरावट विवाह को आपका विनिमय विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका अदला बदली विवाह के नाम से भी जानते हैं। और इसी विवाह को आपका बिरहोर जनजाति में, इसी विवाह को बिरहोर जनजाति में आपको गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। सब इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति का अन्य नाम अदला बदली विवाह है ना, सॉरी, किस विवाह का अन्य नाम आपका अदला बदली विवाह है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जनजाति में आपका विनिमय विवाह को गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गुरावट विवाह को आपका विनिमय विवाह के नाम से जानते हैं, इसी को आपका अदला बदली विवाह के नाम से जाना जाता है। और इसी आपका जो गुरावट विवाह है, इसको आपका बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो विनिमय विवाह में होता क्या है, विनिमय विवाह में होता क्या है, आपका दो परिवार के लोग, ठीक है, दो परिवार के लोग आपका वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए, वधू मूल्य चुकाने से, दो परिवार के लोग वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए दो परिवार के लोग वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए अपने परिवारों में दो परिवारों के लोग वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए अपने परिवारों में लड़के एवं लड़कियों का अदला बदली कर देते हैं। लड़के एवं लड़कियों का अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, अदला बदली कर देते हैं। इसी को बोला जाता है जी आपका क्या, विनिमय विवाह। जैसे कि देखो, अब मैं जो इसका कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा क्या होता है। जैसे कि एक लड़का है जी, ये लड़का है और ये लड़की है, इन दोनों का विवाह होना है ना। ये लड़का है और ये लड़की है, इन दोनों का विवाह होना है। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस लड़के को इस लड़की को क्या देना पड़ेगा, वधू मूल्य देना पड़ेगा। जनजाति में क्या होता है, लड़के वालों को लड़कियों को वधू मूल्य देना पड़ता है। तो अगर विवाह करना है तो लड़के को लड़की को वधू मूल्य देना पड़ेगा। लेकिन इस लड़के की छोटी बहन है, इस लड़के की एक छोटी बहन है, ये छोटी बहन है लड़के की, और इस लड़की का एक छोटा भाई है, अब क्या करेंगे ये लोग, वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका लड़की का छोटे भाई है, इसके साथ लड़के की छोटी बहन का विवाह करा दिया जाएगा, ऐसा। अब देखो, इस परिवार को भी इन्हें वधू मूल्य देना है, इस परिवार को भी इन्हें वधू मूल्य देना है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो वधू मूल्य चुकाने से बचने के लिए दो परिवारों में आपस में क्या होता है, आपका लड़के एवं लड़कियों का अदला बदली कर दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है आपका विनिमय विवाह। और विनिमय विवाह को ही आपका बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जानते हैं, और इसी को आपका गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। होपफुली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो गुरावट क्या है, तो गुरावट आपका विनिमय विवाह है। बाकी सेवा विवाह के बारे में बताया था, सेवा विवाह को आपको लमसेना विवाह बोलते हैं, इसी को घरजन विवाह बोलते हैं, और इसी को आपको घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो हठ विवाह को आपका जबरदस्ती विवाह के नाम से भी जानते हैं। हठ विवाह में होता क्या है, जब लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहने लग जाती है ना, तब उसी को बोला जाता है जी आपका हठ विवाह। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर करना है कि निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। लमसेना, पायसोतुर, ढुकू और आपका गुरावट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पायसोतुर। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका जो पायसोतुर विवाह होता है जनजातियों में, इसी को आपका अपहरण विवाह, इसी को आपका अपहरण विवाह के नाम से जानते हैं। और ये प्रमुख रूप से कौन से जनजाति में होता है, तो आपका गोंड जनजाति में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लमसेना विवाह को तो आपका सेवा विवाह बोलते हैं, या इसी को आपको घरजन विवाह बोलते हैं, या इसी को आपको घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुरावट विवाह को आपका विनिमय विवाह बोलते हैं, विनिमय।
या इसी को आपका अदला बदली विवाह बोला जाता है, या इसी को आपका बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है ना। तो क्वेश्चन था निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। इसका सही आंसर आपका पायसोतुर। और पायसोतुर विवाह प्रमुख रूप से गोंड जनजाति में होता है। इसमें जो गोंड जनजाति के जो युवक लोग होते हैं युवतियों का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार एवं उसका अर्थ सुमिलित नहीं है। देखो पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह, दूसरा लमसेना सेवा विवाह, तीसरा गुरावट विनिमय विवाह, चौथा पारिंगधन वधुमूल्य देकर विवाह। आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार है उसके अर्थ सुमिलित नहीं है। देखो याद रखना, लमसेना विवाह को सेवा विवाह बोलते हैं। मैं अभी 2-3 आपका प्रश्नों से इसका आंसर बता रहा हूँ कि लमसेना विवाह को आपका सेवा विवाह कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। गुरावट विवाह को आपका विनिमय विवाह के नाम से जानते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पारिंगधन विवाह को आपका वधुमूल्य और विवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वधुमूल्य विवाह। याद रखना, पारिंगधन विवाह को वधुमूल्य विवाह कहा जाता है। साथ ही साथ पारिंगधन विवाह को क्रय विवाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रय विवाह के नाम से भी, ठीक है। पारिंगधन विवाह को वधुमूल्य विवाह बोलते हैं और इसी को आपका क्रय विवाह के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जो पायसोतुर विवाह होता है, क्या बताओ, बड़ों की सहमति से होता है क्या, नहीं होता। जो पायसोतुर विवाह को तो आपका अपहरण विवाह बोलते हैं, है ना। पायसोतुर विवाह को अपहरण विवाह कहा जाता है और ये कौन सी जनजाति में होता है, गोंड जनजाति में होता है। गोंड जनजाति के जो लड़के लोग होते हैं वो लड़कियों का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेते हैं, उसी को पायसोतुर बोलते हैं। जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि भाई कि पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह होता है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी लमसेना विवाह सेवा विवाह को बोलते हैं, इसी को घरजन और घरजिया विवाह के नाम से भी जानते हैं। गुरावट विवाह को विनिमय विवाह अदला बदली विवाह बोला जाता है, ठीक है। और पारिंगधन विवाह को आपको वधुमूल्य विवाह बोलते हैं, क्रय विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखो ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। याद रखना, जो आपका कोरवा जनजाति होता है जी, कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह होता है ना, हठ विवाह, इसी कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह होता है इसी को आपको ढुकू विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढुकू विवाह। और याद रखना, बैगा जनजाति में ना हठ विवाह को पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैठुल विवाह। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, पंडों में, कोरवा में, मुरिया में या कमार में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कोरवा हो जाएगा, ठीक है। कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। अब ये हठ विवाह क्या होता है, इसमें जो लड़की है ना वो जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहने लग जाती है, फिर कुछ समय पश्चात लड़के के घर वालों के द्वारा उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हठ विवाह। तो ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कोरवा, है ना। कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह को आपका कोरवा जनजाति में हठ विवाह को आपका ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं और बैगा जनजाति में हठ विवाह को आपका पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है, बहुपत्नी विवाह, गोत्र से बाहर विवाह, बहुपति विवाह या महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। अभी जस्ट मैंने बताया हठ विवाह में क्या होता है, जो आपका जो लड़की होती है या महिला होती है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहने लग जाती है, ठीक है। लड़के के घर में जाकर रहने लग जाती है, फिर कुछ समय पश्चात लड़के के घर वालों के द्वारा उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है, इसी को हठ विवाह बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है, इसका सही आंसर आपका महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह करना, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बैगा जनजाति में जो हठ विवाह होता है उसको पैठुल विवाह के नाम से जानते हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह या प्रथा प्रचलित है। गोंड जनजाति में भगेली विवाह भी है। देखो भगेली विवाह, ऑप्शन है भगेली विवाह, दूसरा लमसेना विवाह, तीसरा चढ़ विवाह, चौथा पठौनी विवाह और पांचवा उपरोक्त सभी। देखो तो भगेली विवाह का प्रचलन गोंड जनजाति में बिल्कुल सही है और ये एक प्रेम विवाह है। कौन सा विवाह है जी, आपका प्रेम विवाह है, ये आपको याद रखना है। लमसेना विवाह के बारे में तो मैंने बताया आप लोग को, सेवा विवाह बोलते हैं, इसी को आपको घरजन विवाह के नाम से भी जानते हैं और इसी को आपको घरजिया विवाह के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका प्रचलित है गोंड जनजाति में। चढ़ विवाह भी गोंड जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखना है। और पठौनी विवाह, देखो पठौनी विवाह क्या होता है, आमतौर पर देखा जाए तो हमारे साइड जो विवाह होता है उसमें लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर जाते हैं, यही होता है ना। हमारे साइड में जो विवाह होता है उसमें क्या होता है, जो लड़के वाले होते हैं
वो लड़कियों के घर बारात लेकर जाता है। लेकिन पठौनी विवाह में क्या होता है, पठौनी विवाह में लड़की वाले लड़कों के घर बारात लेकर आती है, ठीक है। और ये कौन सी जनजाति में होता है, गोंड जनजाति में होता है। तो याद रखना, कल के डेट में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से विवाह में लड़कियों के द्वारा बारात लेकर लाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका पठौनी विवाह हो जाएगा। तो पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, बघेली विवाह, इन सभी विवाह का प्रचलन गोंड जनजाति में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ई वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये जो विधवा पुनर्विवाह होता है इसको हमारे इस राज्य में जनजातियों के द्वारा औरतों विवाह, ठीक है, औरतों विवाह के नाम से जानते हैं विधवा पुनर्विवाह को। विधवा पुनर्विवाह को आपका चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जानते हैं। और विधवा पुनर्विवाह को आपका जनजातियों में हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में देखो, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, औरतों विवाह। क्या जानते हैं इसको, औरतों विवाह के नाम से जानते हैं। बाकी पायसोतुर तो आपका अपहरण विवाह का, ठीक है, अपहरण विवाह का नाम है, आपको ध्यान रखना है। लमसेना आपका सेवा विवाह का नाम है। और इसी को आपका घरजन या घरजिया विवाह के नाम से भी जानते हैं, घरजन विवाह भी बोलते हैं। और इसी को आपको घरजिया विवाह के नाम से भी आपका जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा औरतों विवाह। साथ ही साथ हल्दी पानी विवाह भी बोलते हैं, चूड़ी पहनावा विवाह भी बोला जाता है विधवा पुनर्विवाह को। आगे बढ़ते हैं, मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है। सगाई, तेल चढ़ाना, टीका लगाना या मुकुट बंधन। अच्छा प्रश्न था, पूछा गया था। मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सगाई, है ना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था जी। तो मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है, सगाई। तो मुरिया जनजाति के लोग जो सगाई करते हैं उसी को महला के नाम से जानते हैं। और मुरिया जनजाति के बारे में ध्यान रखना है कि मुरिया जनजाति बस्तर की प्रमुख जनजाति है। और मुरिया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। अब देखो क्वेश्चन देखो, अबुझमाड़िया में कांडाबरा नामक संस्कार किससे संबंधित है। सगाई संस्कार, कौमार्य संस्कार, निश्चित समय के लिए विवाह या तेल हल्दी संस्कार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौमार्य संस्कार, ठीक है। तो अबुझमाड़िया में कांडाबरा पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है, कौमार्य संस्कार से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो आपका जब युवक लोग एक एज, उनका एक एज हो जाता है ना, मतलब एक उम्र को वो पार कर लेते हैं, तब उनका विवाह फूलों के साथ किया जाता है। इसी को बोलते हैं आपका कौमार्य संस्कार, ठीक है। तो अबुझमाड़िया में कांडाबरा नामक जो संस्कार किससे संबंधित है, तो कौमार्य संस्कार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है, गोंड, बैगा, पंडो या भूमिज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, पंडो जनजाति, ठीक है। पंडो जनजाति के विवाह पद्धति को बरोखी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बरोखी कहा जाता है, ठीक है। पंडो जनजाति की विवाह पद्धति को बरोखी कहा जाता है। अब ये बरोखी विवाह पद्धति में क्या होता है, देखो अगर कोई पंडो जनजाति का युवक है, अगर सपोज वो युवती को, जैसे कि मैंने बोला था ना कि जनजाति में अगर विवाह होता है तो लड़के वालों को लड़कियों को वधू मूल्य देना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पंडो जनजाति का कोई युवक है, अगर वो युवती को अर्थात लड़की को वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तब वो बेचारा क्या करेगा, अंगूठी दे देता है और वस्त्र का जोड़ा दे देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर लड़का है वो लड़की से विवाह करना चाहता है तो रूल ये है कि जनजातियों में कि लड़के वालों को लड़कियों को वधू मूल्य देना पड़ता है। लेकिन अगर वो लड़का है वो आपका एक प्रकार से देखा जाए आर्थिक रूप से सब संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही अक्षम है, तब उस केस में क्या करेगा, वो लड़की को केवल अंगूठी प्रदान करेगा और साथ ही साथ विवाह का जोड़ा प्रदान करेगा, मतलब वस्त्र प्रदान करेगा। बस इतना प्रदान करते ही उन दोनों का विवाह संपन्न माना जाता है। इसी को बोला जाता है आपका बरोखी विवाह, ठीक है। तो याद रखना किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है। इसका सही आंसर आपको पंडो जनजाति। और पंडो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने दिया है। तो राज्य सरकार ने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। और ये विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है, तो पंडो और भुंजिया, ठीक है। तो इसी पंडो जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जनजाति की विवाह पद्धति को बरोखी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका पंडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका पंडो हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब लड़का है वो आपका लड़की को वधू मूल्य देने में असमर्थ होता है तो लड़की को केवल वो आपका अंगूठी और विवाह का जोड़ा दे देता है, इसी से उनका विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसी को बोलते हैं आपका कौन सा विवाह, बरोखी विवाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं, कमर दर्द, सर दर्द, आँख की बीमारी या पेट दर्द। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य तौर पर
जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हमारा पेट दर्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं? मातृदेवी को, पितृदेव को, आदि देव को या लोक देवी को? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका पितृदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आपका पितृदेव। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। गोंडी में आपको डूमा देव किसे कहा जाता है? तो पितृदेव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है? आधुनिक कृषि, कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आधुनिक कृषि। जो आपका असुरक्षित जनजाति समूह, ये आपका आधुनिक कृषि नहीं करते हैं जी, ठीक है। बाकी कम होती हुई जनसंख्या इसकी विशेषता है, अत्यंत कम साक्षरता भी इसकी विशेषता है और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति भी इसकी क्या है आपका विशेषता है। देखो आप सभी को पता होगा, आपका स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स के बारे में था, तो विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में। विशेष पिछड़ी जनजाति मैं लिख दे रहा हूँ, विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होता है और कौन कौन सी जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति उन जनजातियों के समूह को कहा जाता है जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है या जनजाति समाज के जो मुख्य धारा से कोसों दूर है, उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो 5 जनजाति है उसको केंद्र सरकार ने, ठीक है, 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और आपको 2 जनजाति को राज्य सरकार ने दिया है जी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिनमें से आपको 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने। अब ये 5 जनजाति कौन कौन सा है? सबसे पहले याद रखना आपको अबुझमाड़िया, सबसे पहले याद रखना जी आपको अबुझमाड़िया, सबसे पहले अबुझमाड़िया। दूसरा आपको याद रखना है बैगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका बैगा। तीसरा आपको याद रखना है बिरहोर, तीसरा हो जाएगा बिरहोर। चौथा हो जाएगा आपका कमार, है ना, और 5वां हो जाएगा पहाड़ी कोरवा। ये 5 जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। और 2 जनजाति कौन कौन सा है आपको? पंडो और भुंजिया, ठीक है, पंडो और भुंजिया, पंडो और भुंजिया, इसको राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। और किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? देखो, तो अगर किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देना है तो कुछ उसके पैरामीटर को देखा जाता है। क्या क्या चीज़ को? देखो, उससे कम होती हुई जनसंख्या, अगर कोई जनजाति की जनसंख्या निरंतर कम हो रही है तो उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए कंसिडर किया जाता है। अत्यंत कम साक्षरता, अगर कोई जनजाति में साक्षरता दर कम है तो इस पॉइंट को भी आपका विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए आपका काउंट किया जाता है। और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये भी एक पैरामीटर है जिसके माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, जो कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता और अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये सब असुरक्षित जनजातीय समूह की विशेषता है, जबकि आधुनिक कृषि आपका असुरक्षित जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है। साथ ही साथ मैंने बता दिया किसे विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है ना, और कितने जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और कितने को राज्य सरकार ने दिया, सबको मैंने आपको बता दिया। याद कैसे करोगे? ए बी बी, उसके बाद सी, उसके बाद आपका पीसी, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और हो जाएगा आपका पहाड़ी कोरबा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? पहाड़ है, विवाह है, शिकार है या त्यौहार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है, ठीक है। तो याद रखना आपका बस्तर अंचल में ना जी, बस्तर अंचल में जो शिकार होता है, शिकार को किस नाम से जानते हैं? पारद के नाम से जानते हैं ना। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर अंचल में शिकार को किस नाम से जाना जाता है? आपका पारद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या होता है? शांति की ओर लौटो, जन जागरण, आदिवासी शिक्षा और वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शांति की ओर लौटो, ठीक है। सलवा जुडुम का हिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? शांति की ओर लौटो। देखो, मैं आज की इस क्लास में जो आपके से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जनजाति से, वही सब क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या होता है? शांति की ओर लौटो। आगे बढ़ते हैं। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? बैगा, भैना, नगेसिया या माड़िया? बताना है मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको जी माड़िया, ठीक है। माड़िया जनजाति आपका बस्तर अंचल में निवास करने वाली एक जनजाति समूह है ना। और इसी माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ की परंपरा है। मृतक स्तंभ मतलब अगर माड़िया जनजाति में कि उनके घर में किसी भी सदस्य का मृत्यु होता है
तो मृत्यु के पश्चात उस सदस्य के शरीर को दफनाते हैं या तो जलाते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, स्मृति स्वरूप जहाँ उसको दफनाया जलाया जाता है वहाँ पत्थर से एक स्तंभ बनाते हैं, उसी को मृतक स्तंभ बोलते हैं। और माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है, माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ को आपका हलान गट्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हलान गट्टा के नाम से जानते हैं। तो कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि हलान गट्टा का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको बताना है माड़िया जनजाति से। किस जनजाति से, माड़िया जनजाति से। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, माड़िया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, मकान, वस्त्र, आभूषण या भोजन। तो जो माड़िया जनजाति के लोग हैं ना, अपने मकान को, माड़िया जनजाति के लोग अपने मकान को वेंडू कुर्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेंडू कुर्मा। ठीक है, तो याद रखना जी, माड़िया जनजाति के लोग अपने मकान को वेंडू कुर्मा कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया माड़िया जनजाति के लोग जो मृतक स्तंभ होता है, मृतक स्तंभ को किस नाम से जानते हैं, हलान गट्टा। मृतक स्तंभ को हलान गट्टा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, पत्थर से, धातु से, मिट्टी से या काष्ठ से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, तो काष्ठ से करते हैं। किससे करते हैं जी, काष्ठ अर्थात होता है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी के द्वारा अंगादेव का निर्माण किया जाता है। और अंगादेव के बारे में ध्यान रखना है, अंगादेव मड़ई के प्रमुख देवता है। ठीक है, मड़ई के प्रमुख देवता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातियों में मड़ई के प्रमुख देवता का नाम बताइए, तो अंगादेव। और अंगादेव का निर्माण आपका काष्ठ अर्थात लकड़ी से होता है। और याद रखना, मड़ई के जो प्रमुख देवता अंगादेव है, इसको खुश करने के लिए, मड़ई के देवता अंगादेव को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं, ये भी क्वेश्चन में आता है, एबाल तोड़ नृत्य। ठीक है, मड़ई के देवता अंगादेव को खुश करने के लिए एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, तो आपका काष्ठ से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया या कोया। आपको आप बताना है कि दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका कोया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोरला जनजाति पूर्व में आपका कोया जनजाति के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और इसी जो दोरला जनजाति है, इसको पहले पूर्व में कोया जनजाति बोलते थे। और याद रखना, दोरला जनजाति का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में है, प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में है। और दोरला जनजाति के लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं, दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। और दोरला जनजाति की जो महिलाएं होती है, याद रखना, दोरला जनजाति की जो महिलाएं होती है वो अच्छे बारिश की कामना के लिए कप्पल पेंडुम त्यौहार मनाती है। क्या मनाती है, कप्पल पेंडुम त्यौहार मनाती है। और इस कप्पल पेंडुम त्यौहार में क्या करती है, वो लोग मेढकों का विवाह कराती है। क्या कराती है, मेढकों का विवाह कराती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका दोरला जनजाति है, इसी को कोया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार आपका सुकमा जिला में, बस्तर संभाग के। और ये जो आपका दोरला जनजाति के लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने बताया कि इसी दोरला जनजाति में जो महिलाएं लोग होती है, कप्पल पेंडुम त्यौहार मनाती है। कप्पल पेंडुम त्यौहार में क्या होता है, ये लोग अच्छे बारिश की कामना के लिए मेढकों का क्या करती है, विवाह कराती है। ठीक है, तो दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया, ऑप्शन है देखो, मुंडा, नगेशिया, पारधी और दोरला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दोरला। और मैंने एक चीज़ बताया कि दोरला जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में है, जो लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। और इसी दोरला जनजाति में जो महिलाएं होती है, अच्छे बारिश की कामना के लिए कप्पल पेंडुम त्यौहार मनाती है, अर्थात मेढकों का विवाह कराती है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जी। चलो, और यही लोग दोरली बोली का भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गुनिया, जानी, मडुली या दिसारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो परजा जनजाति है इसमें गांव का मुखिया क्या कहलाता है, मडुली कहलाता है। क्या कहलाता है, मडुली। याद रखना, परजा जनजाति में गांव का मुखिया मडुली कहलाता है। और ये जो परजा जनजाति है, ये आपका बस्तर जिला की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, इसका निवास स्थान बस्तर जिला है, तो बस्तर जिला में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। और इसी परजा जनजाति के मुखिया को मडुली कहा जाता है। और याद रखना, परजा जनजाति में जो ग्राम वैद होता है, परजा जनजाति में जो ग्राम वैद होता है ना जी, उसको आपका दिसारी या गुरमैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिसारी या गुरमैन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो आपका मडुली कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न जनजाति है, गोंड, हल्बा, बैगा या मुंडा। बताना है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न जनजाति है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका हल्बा जनजाति।
ठीक है। चलिए अब आप लोग सुनिएगा, मैं जो जो बताऊंगा। अगर आपसे पूछेगा हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है, तो अबुझमाड़ जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका गोंड जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कौन सी है, तो आपका हल्बा जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कौन सी है, तो आपका मुड़िया या मुरिया जनजाति। अगर आपसे पूछेगा हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है, तो उराव जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिशत के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है, तो आपका हल्बा जनजाति। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति, सबसे विशेष पिछड़ी हुई जनजाति आपका अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। और मैंने बताया आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति तो आपका हल्बा जनजाति, सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति मतलब आपका मुड़िया या मुरिया जनजाति, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे साक्षर जनजाति तो उराव, जनसंख्या के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति तो उराव, और प्रतिशत के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति तो आपका हल्बा हो जाएगा। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी गोंड है और सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति आपका अबुझमाड़िया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, हल्बा, गोंड, खरिया, बैगा। अभी जस्ट मैंने बताया छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति पूछेगा जनसंख्या के आधार पर तब आपको बताना है उराव, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तब आपको बताना है हल्बा। तो यहाँ तो उराव का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लेंगे, हल्बा लेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, तो हल्बा। याद रखना प्रतिशत के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति हल्बा है। वही अगर पूछेगा जनसंख्या के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा जब आपका उराव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित में से चिवड़ा या पोहा बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सा है, पाव, प्रधान, प्रजा या हल्बा। देखो इससे पहले वाले जो क्लास में मैंने सभी जनजातियों के उनके कार्यों को बताया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। मैं वापस से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। मैंने पूरा बताया है कि कौन कौन सा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाता है, सब चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से चिवड़ा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, पाव, प्रधान या प्रजा या हल्बा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हल्बा। जो हल्बा जनजाति के लोग हैं ये आपका कृषि कार्य करते हैं, क्या करते हैं जी, कृषि कार्य। और कृषि कार्य करने के साथ साथ ही आपका चिवड़ा या पोहा बनाने का भी काम करते हैं, चिवड़ा या पोहा। कृषि कार्य करने के साथ साथ ही आपका चिवड़ा या पोहा बनाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और जो प्रधान जनजाति के लोग होते हैं गाथा गायन का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, गाथा गायन का कार्य करते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए। निम्नलिखित में से किस जनजातीय समूह का अर्थ सेवक होता है, असुर, भतरा, भैना या गदबा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो भतरा जनजाति है इसी का अर्थ क्या होता है, सेवक होता है। भतरा जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, भृत्य का कार्य करते हैं, भृत्य का। और भृत्य को और किस नाम से जानते हैं, जबकि सेवक के नाम से जानते हैं। भृत्य को आपका सेवक के नाम से भी जानते हैं। तो किस जनजातीय समूह का अर्थ सेवक होता है, इसका सही आंसर आपका भतरा। भतरा जनजाति के लोग भृत्य या सेवक का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे, कंवर, बिंझवार, गोंड या हल्बा। बताना है छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बिंझवार, ठीक है। आप सभी को पता होगा हमारे सोनाखान के प्रमुख जमींदार थे वीरनारायण सिंह, है ना। तो जो वीरनारायण सिंह जी थे वो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। और अगर बिंझवार जनजाति का विस्तार बताऊँ हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्रमुख रूप से आपका बलौदा बाजार और महासमुंद जिला में, ठीक है। बलौदा बाजार के सोनाखान में प्रमुख रूप से बिंझवार जनजाति निवास करती है। साथ ही साथ महासमुंद जिले में भी आपको बिंझवार जनजाति देखने को मिल जाएगा और रायपुर जिले में भी आपको बिंझवार जनजाति देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे, तो आपका बिंझवार जनजाति। प्रमुख रूप से इसका जो निवास स्थान है आपका बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार जिला के आपको सोनाखान के क्षेत्र है ना। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिंझवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धकधकी भट्टी में माना जाता है, प्रजा, अगरिया, खरिया या मंझवार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जी आपका अगरिया जनजाति, ठीक है। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो लौह शिल्प। इसका परंपरागत कार्य क्या है, लौह शिल्प। अगरिया जनजाति के लोग आपका लौह शिल्प का कार्य करते हैं और इसके देवता का जो निवास स्थान धकधकी भट्टी में माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगरिया जनजाति का जो विस्तार है ना जी आपका मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में है। कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पाइक किस जनजाति से संबंधित है, कंवर, बैगा, उराव या गोंड। देखो जो पाइक है ना ये आपका कंवर जनजाति की उपजाति है जी। पाइक कंवर जनजाति की उपजाति है, ये आपको ध्यान रखना है।
पाइक कवर जनजाति की उपजाति है और कवर जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो सैन्य कार्य। क्या है, सैन्य कार्य। पाइक जनजाति का परंपरागत कार्य सैन्य कार्य है। और कवर जनजाति के देवी देवता का नाम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कवर जनजाति के देवी देवता का नाम क्या है, सगराखंड। क्या हो जाएगा आपका, सगराखंड हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है, मतलब कौन से जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं। देखो जो कोरकू जनजाति के लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लोग आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, है ना। हमारा सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बैगा जनजाति को आपका घोड़ों के पुजारी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, घोड़ों के पुजारी। बैगा जनजाति को घोड़ों के पुजारी के रूप में जाना जाता है। आपका जो खड़िया जनजाति के लोग हैं, ये आपको पालकी ढोने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी, पालकी ढोने का। सब चीज़ मैंने इससे पहले वाले क्लास से बताया कौन कौन सा जनजाति का क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं। और खैरवाड़ जनजाति के लोग आपका खैर के वृक्ष से आपका कत्था निकालने का कार्य करते हैं। खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, आपको खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा, माड़िया, उराव या गोड़। बताना है कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है। देखो जनजाति में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों को पिया जाता है। तो आपको याद रखना है सल्फी हो जाएगा, सल्फी के बाद आपका छीन रस हो जाएगा, छीन रस के बाद आपका महुआ। सल्फी, छीन रस और महुआ, ये तीनों को आपका वृक्ष से निकाला जाता है। और इनको कौन कौन से जनजाति के लोग पीते हैं, मुड़िया हो जाएगा आपका माड़िया हो जाएगा और आपका अबुझ माड़िया। मुड़िया, माड़िया और अबुझ माड़िया, इन सभी जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, आपका सल्फी, छिंदरस और महुआ को पिया जाता है। इनका पेय पदार्थ का नाम है। अगर आपसे पूछेगा ताड़ी को कौन सी जनजाति के लोग पीते हैं, तो बैगा जनजाति के लोग पीते हैं। अगर आपसे पूछेगा कोस्मा को कौन से जनजाति के द्वारा पिया जाता है, तब आपको बताना है जी उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया पेंच को कौन से जनजाति के लोग पीते हैं, तो गोड़ जनजाति के लोग पीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि हाड़िया को कौन से जनजाति के द्वारा पिया जाता है, तो आपको बताना है पहाड़ी कोरबा। क्या हो जाएगा, पहाड़ी कोरबा, ठीक है। ये सब चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। सल्फी, छिंदरस, महुआ को मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा पिया जाता है। ताड़ी को बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है। कोस्मा को उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है। पेंच को गोड़ जनजाति के द्वारा पिया जाता है। और हाड़िया को पहाड़ी कोरबा जनजाति के द्वारा पिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, बस्तर अंचल में पेंच को लांदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लांदा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है, इसका सही आंसर आपका उराव। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन उराव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। मैं थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो करके, मैं थोड़ा जल्दी बताया हूँ क्योंकि कई लोगों का कमेंट आता है कि सर इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो करके। तो मैंने कोशिश किया है इसको जल्दी आपको ख़त्म करने का। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी, है ना। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पूरे जनजातियों की कार्य वगैरह, जनजाति से रिलेटेड इससे पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चंस कराया थे। तो अगर आपने नहीं किया तो करिएगा बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये जो आज मैंने जो क्लास कराया आप लोग को ना, इसको मैंने कल पूरा लाइव आकर पढ़ाया था जी, लाइव आकर पढ़ाया था मैंने। और उसमें ये हो गया था कि वीडियो का क्वालिटी बहुत ही वो हो गया था, बेकार हो गया था। इसलिए इसको मैं पुनः शूट किया हूँ आज। इसीलिए मैं आज थोड़ा जल्दी करते हुए सभी चीज़ों को आप लोग को बताया हूँ। इसी सभी क्वेश्चन को मैंने कल के लाइव क्लास से भी कराया था, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।